क्लब में डांस फ्लोर पर खड़ी वो अपने हाथों को रक्स की सूरत में हरकत देने लगी ताकि महसूस करवाया जा सके कि वो रक्स कर रही है। लेकिन तकरीबन 5 ही मिनट के बाद वो रक्स करती कमिश्नर की बीवी के पीछे जा खड़ी हुई, जिसकी बर्थडे के फंक्शन की पार्टी इस क्लब में अरेंज की गई थी। और कॉलोनी और सड़क के सभी अमीर अमीर लोग आज की पार्टी के रौनक बने हुए थे। कमिश्नर की बीवी जो कमिश्नर के साथ कपल डांस में मसरूफ थी, जिसके गले में मौजूद नफीस हीरो का नेकलेस जो चमकता हुआ हर एक की तवज्जो बआसानी खींच रहा था। हानम एक्शन। कपल के पीछे खड़ी हानम अपने कान में मौजूद आले में एमजे की आवाज़ सुन रही थी। फिर इसी लम्हे फ्लोर पर रोशनी कम होने लगी और सपाट लाइट रोशनी बिखरनी शुरू हो गई। अभी कमिश्नर और इसकी बीवी पर स्पॉटलाइट की रोशनी नहीं पड़ रही थी जब इससे पहले ही इसके पीछे खड़ी क्राइम लेडी, जो इसी वक्त के इंतज़ार में थी, नहायत ही चलाकाना तरीके से नहायत ही चालाकाना तरीका इख्तियार करते इसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर इसके गले में मौजूद नेकलेस को एक ही जस्ट में हुक खोलते खींच लिया था। और अपने हाथ में मौजूद ब्लू ड्रिंक के गिलास में इसने वो बारीक नेकलेस डाल दिया और फिर फ्लोर से दूर होती वो सीधी वॉशरूम में बंद हो गई थी। अगले 5 मिनट में वो वॉशरूम से बाहर निकलती हाल के जानिब आई थी, जहाँ इसके 5 मिनट में ही उधम मच चुका था। कमिश्नर की बीवी वलवेला मचा रही थी, इसका कीमती नेकलेस खो चुका था, किसी ने चोरी कर लिया था। ये सब सुनकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी थी। एमएपी, क्राइम लेडी यहीं पर है। अरबों का नेकलेस चोरी हो गया है, कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन इसमें इसी का हाथ है। वो जहाँ थी इसके थोड़े से फासले पर खड़े कुछ लोगों की आवाज़ें इसके समाज से टकराई थी। कर्नल अंकल, अगर तो क्राइम लेडी भी इस पार्टी में शामिल है तो आज वो नहीं बच सकेगी। वो बारी बारी सब पर नज़र दौड़ा रही थी, जिसके चेहरे मास्क में छुपे हुए थे और आंखों पर पार्टी के थीम के मुताबिक मास्क लगा रखा था। इनको देखना, इनको पहचानना मुश्किल था। फिर इसने अपने गले में मौजूद वॉइस चेंजर आले को थोड़ा सा अपनी ड्रेस के गले के अंदर किया, क्योंकि वह बाहर निकल आया था। एमएपी, मुझे तुम पर फ़ख्र है, और फ़ख्र भी बस मैं चाहता हूँ इस क्राइम लेडी का पर्दा अब सारी दुनिया के सामने फाश हो जाए। अब की बार रीम खानम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ओह, तो मेरा पर्दा फाश करना चाहिए। ओह, तो मेरा पर्दा फाश करना चाहते हैं। एक बाजू जो इसका बरहना था वो इसने सहलाया। पैरों को छूती लंबी चमकती हुई सुर्ख रंग की मैक्सी पहनी थी, जिसके एक बाजू पर कपड़ा था लेकिन दूसरा बाजू बरहना था। बालों को इसने पीछे खुला छोड़ रखा था, चेहरा पूरी तरह से बदल दिया था। अगर कोई जानने वाला देख भी लेता तो पहचान नहीं पाता। कान में लगाए एयरबड उतार कर इसने अपने बैग में रख लिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी, कोई भी क्लब से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि सब की तलाशी ली जाएगी। इन्होंने पहले ही क्लब के बाहर दरवाजे को बंद करवा दिया था ताकि कोई भी भाग ना सके। इसीलिए हानम भी नहीं भागी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर भाग जाएगी तो पकड़ी जाएगी। क्लब में मौजूद सब लोगों की तलाशी ली जा रही थी, जिनमें एक क्राइम लेडी भी थी। दुनिया की भीड़ में वो औरत अपनी शनाख्त को छुपाए हुए थी। वो भागी नहीं थी और ना ही खौफ था इसके चेहरे पर, लेकिन न जाने अब दिमाग में क्या चल रहा था। इसकी उठती नज़रें बार बार इस ग्रुप की जानिब उठ रही थी जो इसे पकड़कर इसका पर्दाफाश करने के इरादों में था। लेकिन वो क्राइम लेडी ही क्या जो अपने दुश्मनों को मात ना दे सके। एकदम रिलैक्स खड़ी वो लेडी ऑफिसर की तरफ देख रही थी, जो अब इसकी तलाशी शुरू कर चुकी थी। सब मर्दों की नज़रें एक साथ इस पर उठी थी। इसकी चुस्त और दिलकश जिसामत एक ही पल में हर एक की तवज्जो खींच गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? लेडी ऑफिसर ने तलाशी लेने के बाद तीखे आईब्रो उचकाकर पूछा। हर तरह से इसकी तलाशी ली गई थी, लेकिन नेकलेस इसके पास भी नहीं था। रीम खानजादी नाम है मेरा। पूरे जज्बे से आधा सही और आधा गलत नाम बता रही थी। तो लेडी ऑफिसर ने जहरीली नज़र इसके सरापे पर डालते इसे जाने का कहा, वरना यहाँ मौजूद सब मर्द इसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। तायराना मुस्कुराती हुई वो क्लब से बाहर निकलती थोड़ा सा आगे जाकर खड़ी हो गई। वहाँ इस वक्त भी कोई नहीं था और इसे वो नफीस हीरे भी उगलने थे। क्लब के वॉशरूम में इसने नेकलेस से हीरे निकाल कर ब्लू ड्रिंक के साथ ही निगल लिए थे, ताकि अगर इसकी अच्छे से तलाशी भी ली जाए तो वो बेकसूर ही निकले। हीरे छोटे थे जो आसानी इसके हलक से उतरते हुए इसके अंदर चले गए थे। इसे अब वो हीरे बाहर निकालने थे, जिसकी वजह से इसने अपनी शहादत की उंगली अपने हलक में डाली ताकि इसे उबकाई आए और वो हीरे निकल जाएं। 2 से 3 दफ़ा उंगलियां मारने के बाद इसका जी मतलाने लगा और जल्दी ही उल्टी भी आ गई। दरख्त के पास खड़ी वो झुकी हुई थी ताकि कोई इसे देखने वाला यही समझे कि वो उल्टी कर रही है। बैग से पानी की बोतल निकाली, फिर अपने हाथ में मौजूद हीरो के ऊपर डालने लगी। जब इस दौरान इसे अपने अक्ल से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बैक वक्त इसकी आंखें फैली, इसके होश ठिकाने लग गए जब इसे किसी ने मुखातिब किया था। हीरे निकले हुए इससे पहले ही बहुत वक्त हो गया था, वरना वो घर जाकर उबकाई के जरिए निकाल लेती। आप ठीक तो हैं? मेजर एमएपी ने उलझते हुए इसकी पुश्त पर खड़े से मुखातिब किया था, जिस पर इसके गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई थी। इसे एक ही मिनट में
रीम खानम ने एक ही जस्त में बैग से टिश्यू निकालते हीरो को इसमें बंद किया और एक बार फिर से उल्टी करने के अंदाज में मजीद झुकी, जिसकी वजह से इसकी लेयर्स में कटे बाल सारे आगे की सिमत में चले गए, जिसे अगले ही लम्हे इसने एहतियात से टिश्यू को अपने बालों में फंसाते जोड़े की शक्ल में देते बालों को रोल कर दिया। दफातन वो पलट कर इसकी तरफ देखने लगी। जी फिक्र मत करे, मैं ठीक हूँ। बैग की स्ट्रैप से कैचर खींच कर इसने अपने बालों में लगाया और मेजर की जानिब देखा, जिसे देखकर वो एकदम से शल हुई थी। छुपे चेहरे में वो नहायत ही वहशत ज़दा दिखाई दे रहा था, बल्कि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, खूबरू मकनातीसियत और ख़तरनाक। कम ड्रिंक किया करें ताकि बाद में आप लोगों की हालत ना हो। नखूद से रीम खान को देखते इसने तनकीदी निगाह इसके बेहुदा ड्रेस पर डाली थी, जिस पर वो एकदम से ही पुरसकून दिखाई दे रही थी। ये मेरा मसला है, आपका नहीं। बेजारियत से अपनी आंखें घुमाती अपने बैग को बंद करती वो आगे की जानिब कदम बढ़ा गई थी, तो मेजर ने मुड़कर जांचती निगाहों से इसे देखा, जिसमें हया शर्म तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर अपने सर को झटकते वो क्लब की ओर चलने लगा और वो सीधा सड़क पर चलती टर्न हुई थी। कुछ वक्त पहले वो दोनों आमने सामने थे। इस चीज़ से अनजान के दो अजनबियों का अब एक गहरा ताल्लुक बन चुका था। दोनों के चेहरे छुपे थे, पीछे तो इनकी असली पहचान थी जिससे वो बेखबर थे। टर्न लेती हानम खान एक बार मुड़कर इसकी पुश्त को देखने लगी, जो अब क्लब के अंदर जा रहा था। 5 के करीब वक्त था जब बारान और ज़याम दोनों हस्पताल में दाखिल हुए। नूरे बहुत मुश्किल से सोई थी, जिसके बाद आर्यान की कॉल आते वो दोनों हस्पताल आ गए थे। रिसेप्शन से पूछने के बाद वो दोनों ही कमरे की तरफ बढ़े थे। तू फिर से नूरे को अकेले छोड़ आया है? बारान ने संजीदा लहजे में पूछा, तो ज़याम शाह ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा था। हाँ, सो गई थी, अब नहीं उठेगी, मेडिसिन देकर सुलाया है। ज़याम शाह ने नूरे को रिलैक्समेंट की टैबलेट दे दी थी ताकि इसका जहन पुरसकून और आराम से सो जाए। बहुत मासूम और डरपोक है वो। तुम्हें जल्द ही इसकी मासूमियत और डर को ख़त्म करना होगा। चलते हुए बारान ने ज़याम के कंधे पर हाथ रखा। वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है, पता नहीं कैसे इसका ये डर ख़त्म होगा। हाँ, जैसे आज ही वो एक प्ले से डर गई थी। बारान ने इशारे उचकाए थे। पहले तो तूने वो प्ले ऑन की, कमरे में नहीं देख सकता था ये सब? फिर तूने इसे अपने साथ क्यों लगाया था? चलते चलते ज़याम शाह रुक चुका था जब बारान के बेमटर गश्त करते कदम रुके थे। मुझे क्या पता था तुम घर आ गए हो। और रही बात इसे अपने साथ लगाने की, तो वो बहुत डर गई थी। हौसले के तौर पर मुझे इसे दिलासा देना पड़ा। ज़याम शाह के तासुरात से महसूस हुआ वो खासा जेलस हो रहा है। तो दूर रहकर भी तो दिलासे दे सकता था ना। ज़याम शाह को जलन हो रही थी। बारान ने तीखी एक्सरे वाली नज़र से इसे घूरा था। तुझे जलन हो रही है? बारान ने अब आंखें चोटी कर ली थी। हाँ, तो क्यों ना हो, बीवी है वो मेरी। बारान से नज़रें चुराते वो संजीदगी से बोला था। बिल्कुल इसी तरह वो बहन है मेरी। बारान के तासुरात संजीदा और सर्द हो चुके थे। मेरी छोटी बहन है वो। मैं जानता हूँ इसका कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से मैं इसका भाई हूँ। तो ज़रा सिमल कर रहना मुझसे। करख्त लहजे में बोलते इसने रोब से अपना एक आईब्रो उचकाया। अब तो यार से मेरा साला भी बन गया। अब तो यार से मेरा साला भी बनेगा। ज़याम ने इसी लम्हे कहका लगाया था। क्यों, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता? अच्छा यार, सब बातें बाद में, पहले अंदर चले हैं, वरना आर्यान ने कीमा बना देना है। एक आखिरी हतमी बात करते वो दोनों आगे की जानिब कदम बढ़ाते अंदर दाखिल हुए थे। वो जैसे ही अंदर एंटर हुए, पूरा कमरा इन्हें भरा हुआ मिला था। वहाँ मौजूद सब लोग इसकी अयादत को आए थे और आर्यान पाशा बेड पर बैठा फ्रूट खाने के साथ सबसे खूबसूरत बुके भी वसूल कर रहा था। आर्यान, गोली छूकर गुजरी है ना? इसके पास आते वो दोनों इसके बेड पर बैठ गए, तो आर्यान ने अपने सर को असबात में हिलाया। लगता तो नहीं है। ज़याम शाह ने नज़रें घुमाते जैसे तंज किया था। मेजर बारान, तुम्हें नहीं लगता हर ऑपरेशन में तुम्हारे साथ हमें होना चाहिए? कर्नल अंकर रऊफ इसके पास आते अपने भारी हाथ इसके कंधे पर रख गए थे। बाबा, आजकल मैं खुद एक मुश्किल ऑपरेशन में फंसा हुआ हूँ। इनकी तरफ देखते वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया था, जबकि वहाँ खड़े सब मेजर्स और जूनियर बाप बेटे को देखने लगे, जिनकी इतनी खास बनती नहीं थी। मुझे लगता है अब तुम्हें मैंने मेजर का ओहदा देकर गलती की है। तुमसे बेहतर तो आर्यान पाशा है, मेरे एक दफ़ा बुलाने पर आ जाता है। कर्नल अंकर ने प्यार से आर्यान की तरफ देखा, जो इनके देखने पर मुस्कुराया था। मेजर एमएपी, तुमने मेरे बाबा पर क्या जादू किया है? बारान ने मशकूर अंदाज में आर्यान की तरफ देखा था। जो ना तो जो ना तो वो कर सका था, ना मैं जो तू ना कर सका वो मैंने कर दिया। आर्यान ने धीमे लहजे में बोलते बारान की तरफ दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाली थी। तू क्राइम लेडी के ऑपरेशन को देख रहा है, इसलिए बाबा को अच्छा लगने लगा है। बारान ने महज हंकारा भरा था। ऑपरेशन तो तुझे भी दिया है, तो देख लेता। जब तू देख रहा था तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? इसका कुछ पता नहीं चला। बारान के बोलने के साथ इसके पेट पर हाथ रखा, जहाँ इसे गोली छूकर गुजरी थी। जब वो क्लब से एंटर हो रहा था, न जाने कहाँ से गोली चली और इसके पेट को छूकर गुजर गई।
प्राइम लेडी तक तो आर्यन पाशा ही पहुंचेगा। आर्यन का लहजा शिद्दत भरा था तो कर्नल अंकर ने सबको जाने का बोला, इसीलिए अब कमरे में बारान, जयाम और कर्नल अंकर रह गए थे। आर्यन शर्टलेस था। बैंडेज बहुत पहले की गई थी जिसे अब बदलना था। आर्यन, दर्द तो नहीं हो रहा? बारान ने इसके चेहरे पर तकलीफ को ढूंढना चाहा। नहीं, ज़रा भी नहीं, बल्कि मैं तो लेट लेट कर थक गया हूँ। आर्यन ने उठकर बैठने की कोशिश की जिसमें जयाम ने इसकी मदद की थी। हम डॉक्टर को बोलते हैं तेरी बैंडेज चेंज कर देंगे ताकि तू हमारे साथ घर चले। बारान और जयाम बेड से उठकर बाहर की जानिब बढ़ने लगे। डॉक्टर को कहने के बाद वो तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा से कमरे में आए। वो दो थे लेकिन वापस आए गए वो दो थे लेकिन आए वो तीन थे। जयाम शाह ने हाथ में छोटे से बच्चे को उठाया था जो पूरी तरह से कंबल में छुपा हुआ था। मुबारक हो आर्यन पाशा, तूने बच्चे को जन्म दिया है। जयाम शाह अपनी हंसी को दबाता आर्यन की जानिब बढ़ा था जब कर्नल अंकन इनकी नौटंकी पर अपना सर झटकते मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गए थे। अब ये क्या बकवास है? इसे हंसी आई मगर वह दबा गया। बकवास नहीं है, बच्चा है जिसे तूने जन्म दिया है। देखो भाई कैसा दौर आ गया है, अब मर्द भी बच्चा पैदा करेगा। इस बच्चे को सहलाते इसने तौबा तौबा की। बारान का छप्पर फाड़ कह कहा पूरे कमरे में गूंजा था। साले, अभी कल ही शादी हुई है और बच्चा ही एक रात में टपक पड़ना था क्या? आर्या ने ताज्जुब से बोलते इसके तासुरात जांचने की कोशिश की जो ना समझी और लाइल्मी से इसे घूरने लगे थे। क्या? क्या तेरी शादी, वो भी कल को? बारान और जयाम ने एक साथ कहा जबकि मुंह दोनों का ही हैरत से खुल गया था। हाँ, कल रात को ही निकाह हुआ था ना, थाने में। इस बार वो शोखी अंदाज में बोला था, जानता था वो लोग इसी तरह से हैरान होंगे। निकाह, वो भी थाने में? अब की बार वो दोनों फिर से हमजबां होकर आंखों और मुंह को अभी तक हैरत से खुली हुई थी। वो आर्यन के साथ प्रैंक करने आए थे लेकिन यहाँ तो आर्यन ने प्रैंक पर अटैक कर दिया था जिसके जेरे असर वो भी अब ताज्जुब की कैफियत में थे। हमारे बगैर तूने निकाह कर लिया और हमें बुलाना तो दूर बताया तक नहीं। बारा ने झट से शिकायत की थी। मेरे ख्याल से निकाह के लिए सिर्फ लड़की की ज़रूरत होती है, फिर तुम लोगों के आने से क्या हो जाता? सोचा नहीं था आर्यन तो इतना खुदगर्ज निकलेगा, अपने जान से प्यारे दोस्तों को भूल जाएगा। ज़याम का लहजा शिकवा से भरा हुआ था। अच्छा अच्छा मेरी मशूक़ो, अब बस करो, मजबूरी में निकाह हुआ है। अलिफ से ये तक इसने सारी कहानी इन दोनों के गौस गुजार कर दी थी। मतलब तू भाभी को वॉशरूम में बंद करके आया है? ज़याम ने इस्तफसार के तौर पर पूछा तो आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। आर्यन तो पागल है, इतनी सर्दी में अगर वो मर गई? अब की बार बारान बोला था, तुझे क्या लगता है वो अकेली वॉशरूम में बंद इतनी बेवकूफ़ है कि जो सारी रात शावर के नीचे खड़ी रहेगी? लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल उठ, पहले घर जा इसके पास, फिर विला आना। बारान ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया और सीधा घर जाने की हिदायत दी थी। अस्पताल के बाद वो सीधा घर आया। मॉम से मिलने के बाद आर्यन पाशा अपने कमरे में आया। आखिर जिसे अकेला छोड़ा था अब इसका पता भी तो करना था जिंदा भी है या नहीं। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे वो कमरा छोड़ कर गया था बिल्कुल कमरा वैसा ही था। वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद था। दफातन इसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजे को खोलना चाहा, जबकि इस दौरान शावर से टपकते पानी के कतरे इसे साफ सुनाई दे रहे थे। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ चुका था। इसने देखा हानम शावर के नीचे नहीं खड़ी थी बल्कि वो तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी और ठंडा पानी इस पर मुसलसल गिर रहा था। रात वाले लहंगे में इसके चेहरे पर रात वाला ही मेकअप था जो अब थोड़ा बहुत धुल चुका था। इसे बेहोश देखकर आर्यन पाशा जल्दी से इसके पास आया। टैप को बंद करते ही इसने हानम के चेहरे के जानिब देखा। इसके होंठ नीले पड़ चुके थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, फीका जर्द सा। इसका वजनी लहंगा गीला होने के बाइस मजीद भारी हो चुका था। आर्यन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर बेवकूफ़ होगी। वो पूरी रात घर नहीं आया और वो भीगती रही। आर्यन ने आगे होकर इसके ठंडे पड़ते वजूद को अपनी बाहों में भरा। इसने महसूस किया इसकी सांसें मदम हो गई हैं। इसे तरस तो नहीं आया मगर ना जाने हमदर्दी क्यों हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते इसने ठंडे वजूद को बेड पर लिटाया और इसके पास बैठकर अपना एक हाथ इसके माथे पर रखा जो अब ठंडा होने के कबल गर्म हो रहा था। अपनी सांसों के निज़ाम को रोकती वो मुकम्मल अदाकारी करती आर्यन खान का खुद पर यकीन पुख्ता करवा रही थी। दोनों ही अपने शिकार के बेहद बेइंतहा करीब थे मगर शिनाख्त से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। तुमने सबूत भी दे दिया मगर मुझे तुम्हारे इस मकार चेहरे पर यकीन नहीं आ रहा। आर्यन ने इसके चेहरे पर गीली लटों को पीछे करते इसके मासूम चेहरे पर नजरें गाड़ी थी। फिर इसका हाथ पकड़कर इसकी नब्ज चेक करते हुए इसके पास से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अगर थोड़ी देर भी वो इसके पास बैठ जाता तो इसका दिल अगर वो थोड़ी सी देर इसके पास बैठ जाता तो इसका नरम दिल पत्थर के खोल से बाहर निकलता, इस पर अपनी अनायत बख्श देता जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था।
तकरीबन 9 घंटे का सफ़र तय करने के बाद बारान और तालिया सफ़ात की दहलीज और इनके महल में कदम रख चुके थे। तालिया का पहले कोई इरादा नहीं था, मगर काशान साहिब के ख़ास तौर पर फ़ोन करने पर वो इनकार नहीं कर सकी थी और बगैर एहतजाज के वो बारान के साथ आ गई थी। इनका आधा सफ़र तो खामोशी की नज़र गुजरा था और आधा इनकी नोक झोंक पर। इनका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। मिस्टर काशान ने इनकी आमद पर खुशी के इजहार के तौर पर अपने महल को दुल्हन की तरह सजाया था। तालिया आगे होकर खुशदिली से मिसिस काशान से मिली, जिन्होंने प्यार से तालिया को गले लगाया था। सफ़र अच्छा गुजरा बारान? मिस्टर काशान ने साबका लहजे में पूछा था। जी बहुत अच्छा गुजरा। बोलने के दौरान इसने मायने खेज तालिया की तरफ देखा, जिसने नहायत ही महारत से इसकी नज़रों को नज़रअंदाज किया था। उम्मीद है अब आप लोगों को हमारे इलाका और हमारे काम बहुत पसंद आएंगे। मिसेस काशान ने एक आरामदा मिसेस काशान ने एक आरामदाह जूता तालिया के सामने रखा, क्योंकि इसके हाई हील्स में मुकीद पैर सुर्ख हो चुके थे। खाना लग चुका है, पहले आप फ्रेश होकर खाना खा लें, इसके बाद आराम कर लीजिएगा। मिसेस काशान का लहजा प्रोफेशनल था। फिर इन्होंने बारान और तालिया को डाइनिंग टेबल के जानिब आने को कहा। जाहिर है पहले क्यूट कपल सफ़र की थकान उतारे, फिर हम ऑफिस चले जाएंगे। मिस्टर काशान ने इनका सारा सामान इसी वक्त इनके कमरे में शिफ्ट करवा दिया था। जबकि मिसेस काशान के बोलने पर बारान ने मुस्कुराकर तालिया को देखा, जिसका दिल चाहा बैक वक्त इसके चेहरे की मुस्कुराहट को छीन ले। लेकिन बारान तो तालिया के साथ एक कमरे में होने पर बहुत खुशी जाहिर कर रहा था। आर्यन के जाने के काफ़ी देर के बाद इसकी माँ कमरे में आई। इन्होंने हानम को इस हालत में देखा तो सबसे पहले इसे होश दिलाते इसे अपने गीले कपड़े बदलने को कहा, जिस पर वो इंतहाई मासूमियत और रोने वाला मुंह बनाती इन्हें देखने लगी। इन्हें हानम की हालत पर बहुत तरस आया था, लेकिन अपने बेटे पर आज गुस्सा भी आया, जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सका था और उल्टा इसे सज़ा दे रहा था। इसे मेडिसिन और खाना खिलाती, कुछ वक्त इसे अपने साथ बातों में मसरूफ़ रखती, वो इसकी हालत को काफ़ी बेहतर कर गई थी। और अब मासूम हानम फिर से अपनी चालाकी पर उतर आई थी। कमरे में फ़िलहाल कोई नहीं था। जब वो बेड से उठकर बालकनी में आती, अपना मोबाइल निकालकर एमजे को कॉल करने लगी। इस सारी अदाकारी में इसके वक्त का बहुत नुकसान हो रहा था। अब कुछ दिन तो इसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था, बाद में वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। अभी इसने एमजे को कॉल ही लगाई थी, जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे की चिरचिराहट पर इसने इसी लम्हे कॉल को कट करते मोबाइल अपने कुर्ते की जेब में डाला और पीछे मुड़कर देखने से परहेज़ किया, क्योंकि आने वाले का पता इसकी आंखों के बजाय नाक ने दे दिया था। इसकी बॉडी स्प्रे की तेज़ खुशबू इसके नथों से टकराई अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गई थी। कमरे में दाखिल होता आर्यान पाशा एक नज़र इस पर डालता बेड पर आकर बैठ गया। यूँ महसूस हुआ जैसे वह काफ़ी थका हुआ है। पानी लाओ मेरे लिए। भारी मर्दाना आवाज़ में बोलता वो हानम की पुश्त को देख रहा था, जो इसकी पुकार पर अब अपना रुख मोड़ चुकी थी। आपने मुझे कुछ कहा? भोलेपन से बोलती वो निगाहें झुकाकर आर्यान को देखते पूछने लगी थी। तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ पर? सख्त भीचे हुए तासरात से इसने ज़हर खंदक लहजे में कहा, और खूनखार नज़रों से इसे देखा तो हानम ने महज नफ़ी में सर हिलाकर अपने सर को जनशी दी थी। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? पानी लेकर आओ जल्दी। आर्यान तेज़ धार आवाज़ में बोला था। हानम एकदम से कांपी थी, फिर जल्दी से वहाँ से चलती वो साइड टेबल के पास आई और अजलत में गिलास उठाकर इसने पानी उंडेलते अगले ही लम्हे आर्यान के नज़दीक आते इसकी ओर बढ़ाया था। जूते उतारो मेरे। पानी का गिलास थामते आर्यान ने अपने पैर आगे की सिमत किए तो हानम ने इसके ना देखने पर काटदार और तीखी नज़रों से इसे घूरा था, जो इसे हुक्म तो ऐसे दे रहा था जैसे वो इसकी बीवी नहीं रखेल हो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जूते उतारो मेरे। गटागट पानी अपने अंदर उंडेलते अपने खुश्क हलक को तर करते वो तुंधी से गोया हुआ था। जी अच्छा। ज़मीन पर इसके कदमों के पास बैठकर झुकती वो हल्काती अपने कांपते हाथों से इसके जूते उतारने लगी। अंदर ही अंदर गुस्सा तो इसे बहुत आ रहा था, मगर गुस्से से ज़्यादा खुद पर जब्त था। कांपते और फड़फड़ाते हाथों से इसने फ़ौरन से इसके जूते उतार दिए थे। मोज़े भी उतारो। इसी लम्हे आर्यान की तरफ से एक नया हुक्म आया, जिस पर वो मज़ीद जब्त करती इसने इसके मोज़ों को उतारना शुरू किया था, जबकि इस दौरान वो इसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी चुभती निगाहें गाड़े हुए था। इसे तो लगा था इसने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। वो लड़ेगी इससे, मगर वो तो खामोश सी हो गई थी। अब जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। हुक्म पर हुक्म मिल रहा था हानम को जिसका बस नहीं चलता था, वो एक ही मिनट में इसकी दुनिया उलट देती। मैं कैसे? मुझे बुखार है। इसकी फीकी पड़ती रंगत पर आर्यान पाशा का धड़कता दिल एकदम से रुका था। बुखार है तो क्या हुआ? जिंदा तो हो ना? सफाकी का मुजाहरा करते हुए उसके चेहरे से नजरें हटा गया था। बदकिस्मती है मेरी जो मैं जिंदा हूँ। अपनी उंगलियों को मरोड़ती ठोस लहजे में बोलती वो नम होती आंखों को इसकी आंखों में गाड़ने लगी।
जब तक तुम जिंदा हो मेरी गुलाम हो, नखूद से बोलते आर्यन ने इसके होठों पर नजर डाली जो अभी तक हल्के से नीले थे। बीवी गुलाम नहीं होती, ना जाने वो इसे क्या जाहिर करवाने की कोशिश कर रही थी, या फिर इसके गुस्से को हवा दे रही थी। दफादन आर्यन के चेहरे पर तैश के साए मंडलाते इसने अगले ही लम्हे अपने कदमों में झुकी हानम के बालों में हाथ डालकर इसे खुद के मजीद इतना करीब किया कि आर्यन की गर्म सांसें हानम का चेहरा झुलसाने लगी। इसके बालों को अपने हाथों में झड़क कर आर्यन इसके बालों को अपने हाथों में जड़कर आर्यन इसके चेहरे को अपने चेहरे के मजीद करीब करने लगा। यकायक दर्द की टीस इसके सर में उठी और आंख इसी वक्त अश्क बहार हो गई। मेरे बाल छोड़े। हानम एक्टिंग इस कदर कमाल की करती थी कि शक पैदा ही नहीं हुआ था। क्यों छोड़ूं? आर्यन पाशा ने इसके बालों में अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपनी वालहाना नजरें इसके दर्द से कराहते चेहरे पर डाली तो वो और सी सख्ती तड़पने लगी। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करें। इसने अपने बाल छुड़वाने चाहे मगर इसकी मासूमियत पर आर्यन का गुस्सा मजीद दोबाला हुआ था। आज पहली बार तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा ने मुझे डांटा है। जहर खंदक लहजे में बोलते हुए अपने दांतों को पीसने लगा तो हानम का वजूद हिचकोले लेने लगा और आंखें मुसलसल बहने लगी। क्या बताया तुमने इन्हें कि मैंने सारी रात तुम्हें शावर के नीचे बिगाया है? आर्यन का हलक तक कड़वा हो रहा था। ये सोच करके इसके मासूम चेहरे ने इसकी माँ को भी घायल कर लिया था। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। अपने चेहरे पर बहते आंसू साफ करते वो ठहराव से बोलती नजरें इसके दिलकश और सफाक शख्स की आंखों में डुबा गई थी जिसकी हेजल आंखों में इंतहा की वहशत और सर्दपन था। तुम्हें क्या लगता है आर्यन पाशा की मोहब्बत को हासिल करना इतना आसान है? मेरी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तुम्हें रोज़ अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा। सख्त पथरीले लहजे में बोलता वो अपनी गर्म तैश भरी सांसों से हानम के चेहरे को गर्माहट बख्श रहा था। वो इसकी झुकी नज़रों में देख रही थी वो इसकी झुकी नज़रों में देख रहा था। इस एक पल में हानम ने अपनी आंखों को उठाकर भीगी नमी निगाहों से आर्यन की निगाहों में डाली तो बेयक वक्त आर्यन के दिल को कुछ हुआ था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए हर इम्तिहान और सबूत देने के लिए तैयार हूँ। हानम का लहजा तासुफाना था। आर्यन ने अपना एक हाथ बेखुदी में इसके चेहरे पर रखा जो इस कदर गर्म था कि जैसे तेज चूल्हे पर पड़ा हुआ तवा हो। एक ही झटके में करंट खाते इसने हानम के चेहरे से अपना हाथ दूर किया। फिर कुछ पल के लिए इसके हाथ की हथेली जलने लगी। इसे इतना तेज बुखार था और वो उफ तक नहीं कर रही थी। आर्यन का दिलो दिमाग एक पल के लिए इसके लिए नरम पड़ गया मगर अगले हिले में सोचों में झड़कते अपने जहन की सुनते इसने इसके बालों को अपने हाथों से निकालते खुद से दूर धकेला था जिसकी बदौलत वो इसके कदमों में बैठी पीछे की सिमत जमीन पर जा गिरी थी। इसने ब, इसने बॉडी में मेल्ट स्पेम सर्कुलर लगा रखा था जिसकी वजह से इसका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और आर्यन को इस पर यकीन आ जाए। फिर एक झटके में आर्यन पाशा बेड से उठता अपने शोले की तरह उभरे गुस्से को कम करने के लिए बेड पर पड़े शीशे का गिलास उठाकर खींच कर ज़मीन पर फेंक दिया। कांच की तेज़ आवाज़ के इर्ताश पर हानम ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते अपनी आंखें मींची थी जबकि फर्श पर बिखरे कांच छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया था। अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना चाहती हो ना? आर्यन ने रुख मोड़कर धारते हुए हानम को देखा जो डरी सहमी अपने घुटनों को साथ लगाती तेज 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 आंसू बहाने लगी थी। इसके पूछने पर हानम ने नज़र उठाकर इसे देखते हल्काते अपने सर को अस्बात में जनशी दी थी। उठो और इन कांच के टुकड़ों पर चलो। आर्यन के खुमार आलूदा लहजे में बेतहाशा कड़वाहट थी। इसका दिल इसके ज़बान की खिलाफ वर्जी कर रहा था मगर गुस्से में झिड़का जहन इसे दाद दे रहा था। कांच मेरे पैरों में चुभ जाएगा। इसका अजली लहजा नमी जाहिर कर रहा था। टप टप गिरते आंसू इसकी सुर्ख मतरूम आंखों को काजल की वजह से मजीद खौफनाक बना रहे थे। ये मेरा मसला नहीं है बल्कि तुम्हारा फैसला है। इसका लहजा हानम को धक कर रहा था। वो ये तो जानती थी कि आर्यन बहुत सख्त मिजाज है लेकिन इस कदर सफाक होगा ये इसे गुजरते वक्त के साथ पता चल जाएगा। आर्यन पाशा की मोहब्बत को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी होंगी ना। वो हानम को घूर रहा था। वो संजीदा चेहरा लिए अब उठ खड़ी हुई थी। अगर ये सब करके मुझे आपकी मोहब्बत हासिल हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। मैं इस कांच पर चलकर अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दूंगी। हौले हौले कदम उठाती वो चलती हुई इसके जानिब बढ़ रही थी जहाँ बिछे कांच के चमकते टुकड़े इसके इंतज़ार में बेसब्रे हो रहे थे। आर्यन पाशा की नफ़रत को झेलना इतना आसान काम नहीं है। कितने ही इम्तिहान देने के बाद तुम नफ़रत से मोहब्बत का सफ़र तय करोगी। कारदार नज़रों से हानम के बढ़ते कदमों को देखते इसने अपने हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिए थे। हानम चलती कांच के टुकड़ों के पास पहुंच गई। अपने हाथ को मुठियों अपने हाथ की मुठियों को जोर से भींच लिया। आंसू को अंदर धकेलते वो एक दर्द भरी नज़र इस सितमगर पर डाले अपना दायां पैर इस कांच पर रख गई थी। इसके पैर रखने की देर थी यकदम ज़मीन पर उभरा हुआ कांच इसके पैर के तले के अंदर तक धंस गया था। इसीलिए मैं इसे अपनी जान जिस्म से जाती महसूस हुई थी। रूह बेचैन हुई थी। महसूस
रूह बेचैन होती महसूस हुई थी और दिल गहराई में डूबता महसूस हो रहा था। इस कदर दर्द था, इसकी मोहब्बत में या मोहब्बत में होता ही दर्द है। बहुत इम्तिहानों को देने के बाद मोहब्बत हासिल होती है और हानम को भी यही सब देखना पड़ रहा था। मगर यहाँ मोहब्बत नहीं थी, मकसद था जिसे पूरा करने के लिए वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। हानम ने अपना बायां पैर भी इस कांच पर रख दिया तो सही मायनों में इसकी आंखें दर्द के बायस नमी से भर गई थी, जिसे जल्द ही रिहाई मिली और वो अश्कबार हो गई। वो अब अपने कदम आगे की जानिब बढ़ा गई थी। इसका सांस भारी हो गया था। इसी वक्त शख्स चकनाने लगा। तकलीफ मजीद बढ़ गई थी। फिलहाल दिल दहला देने वाला मंजर इस कमरे में था जिसे आर्यन सपाट अंदाज में देख रहा था। इसने देखा वो कदम आगे बढ़ा रही थी और पीछे खून ही खून बह गया था। इसके पैर खून आलूदा हो गए थे। तो ये देखकर आर्यन के दिल को कुछ होने लगा। मजीद देखना मुहाल हो रहा था। जब वो एक आखिरी नज़र इस पर और इसके पैरों पर डालता, तेजी से कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया था। वो जैसे ही बाहर गया तो इसी वक्त हानम चकराते सर से साइड पर होती वहां ज़मीन पर गिरी थी। वो कांच इसके पैर को नहीं, इसकी रूह को चुभे थे। अगला सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दफातन वो मुस्कुराने लगी। वो दर्द में भी मुस्कुराया करती थी जिसकी गवाही इसके होंठ दे रहे थे। खाना खाने के दौरान मिस्टर काशान का छोटा बेटा, जो इस वक्त घर था, भागता हुआ अपनी ममा के पास आया। ममा, ये कौन है? प्यार से प्यारे से बच्चे ने इशारा किया और तालिया की जानिब देखा जो इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। पूरा टेबल खाने पीने के इश्तिहार अंगेज चीज़ों से सजा हुआ था। बेटा, ये हमारे मेहमान हैं, मिसेस काशान ने अपने बेटे को प्यार से बताया और सेब का टुकड़ा इसके हाथ में थमा दिया। मेहमान इतने प्यारे होते हैं? इसकी बचकाना और मासूम नज़रें अभी भी तालिया के चेहरे का जायज़ा ले रही थी। तो इसकी बात पर सभी एक साथ मुस्कुराए थे। मम्मा, मैं प्यारी वाली आंटी की गोद में बैठ जाऊं? 3 साल बच्चे ने अपनी मासूम सी ख्वाहिश जाहिर की थी। नहीं बेटा, आंटी अभी खाना खा रही हैं। मिसेस काशान ने साफ इनकार किया तो बच्चे का मुंह बन गया था, जिसे देखकर तालिया ने प्यार से इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया था। मैं खाना खा चुकी हूँ प्यारे बच्चे, आप आ जाओ मेरी गोद में। तालिया ने इसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाया तो इस बच्चे ने तालिया के दाएं गाल पर अपने हाथ रखकर खुशी का इजहार किया था। इसे देखकर बारान खानजादा ने ना चाहते हुए भी सुलग कर इसे देखा। आप बहुत प्यारी हैं आंटी। अब की बार इसने अपने नन्हे नन्हे हाथ तालिया के चेहरे पर टिका दिए थे। बेटा अंकल से बेटा अंकल से नहीं मिलोगे? बारान ने इसे पकड़ना चाहा लेकिन वो तालिया के साथ चिपक गया था। यकायक बारान ने अपने मन में बुड़बड़ाया, साला मेरी जदाद पर कितने हक से कब्जा डाल गया है। इसे जलन होने लगी। ये देख कर के तालिया भी कितने प्यार से इसके बालों में हाथ चलाती बातें कर रही थी। मुझसे बातें करते वक्त तो इसके मुंह पर 12 बज जाते हैं और अब कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। बुड़बुड़ाते वो नैपकिन से मुंह साफ करता अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। बारान, आपने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, मिसेस काशान ने इसकी प्लेट की जानिब देख कर कहा था। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं आराम करना चाहता हूँ। चलो तालिया, कमरे में चले। मसनूई मुस्कुराता वह तालिया को मुखातिब कर गया था, जिसे वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगा था। अच्छा, मैं अब सो जाऊँ? हम सुबह मिलेंगे। तकी तो वो बहुत ही आराम करना चाहती थी, वरना वो काफ़ी वक्त इस बच्चे के साथ बातें करने का इरादा रखती थी। फिर डाइनिंग टेबल से उठकर वो दोनों इनके बताए कमरे में चले गए थे। जैसे महल वो इन्होंने सजा रखा था, बिल्कुल वैसे ही कमरा भी इनके इस्तकबाल के लिए सजा था। गुलाब के सुर्ख फूलों का इस्तकबाल करते वो इस कमरे को मज़ीद खूबसूरत बना गए थे। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। फिर अंदर आते ही दिलफरेब महक इनके नथों से गुजरती इनके जिस्म में सरायत कर गई थी। बैक वक्त इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा तो इसी लम्हे बारान छेड़ने वाले अंदाज में मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट पर आंखें घुमाती तालियां अंदर दाखिल होते एक तरफ अपने हैंडबैग को रखती पैंट शर्ट के ऊपर पहने ओवरकोट को उतारकर काउच पर रख गई थी। फिर बैग से अपना मोबाइल निकालती वो सीधी बेड पर आकर बैठी और इसी दौरान बारान को इसने इस तरह इग्नोर किया वो जैसे यहाँ हो ही ना। अपने जॉगर्स उतारता बारान बेड के दूसरी जानिब बैठने लगा था। ओ हेलो, काउच पर जाकर सो जाओ। मोबाइल में कुछ टाइप करती एक नज़र उठाकर इसे देखने लगी। ओह हेलो, मैं बेड पर ही सोऊंगा। इसी के अंदाज में बोलता वह चौड़ा होकर बेड पर बैठ गया था। बेड पर मैं सोऊंगी, इसलिए तुम यहाँ नहीं सो सकते। अपने मोबाइल को साइड पर रखती हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। ये कहाँ लिखा है कि मैं यहाँ नहीं सो सकता? मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकती, इसलिए तुम काउच पर सोओगे। तालिया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। मेरे साथ सोने से मसला है आपको? तो आप काउच पर सो जाओ। अपनी जीन्स की पॉकेट से कीज़ और मोबाइल निकालते इसने साइड टेबल पर रखे थे। मैं सोऊंगी काउच पर? वो सीने पर उंगली रखती इसकी बात पर हैरान हुई थी। जाहिर है आपको ही बोला है। इसने लापरवाही से तालिया की तरफ देखा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम काउच पर सोओगे। मैंने नहीं बोला था कि हम कपल हैं। तालिया खासा चिढ़ कर बोली थी। गुस्सा मत हो, मजाक कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपको काउच पर सुलाऊंगा?
हरगिज़ नहीं। मैं खुद वहाँ पर सो जाऊँगा मगर आपको नहीं कहूँगा। बारान का लहजा संजीदा था जो तालिया के दिल पर जा लगा। तालिया सोच में पड़ गई कि बारान के दिल में इसके लिए इतनी इज्जत है। वो मर्द ही क्या जो औरत को इज्जत ना दे, और वो आशिक ही क्या जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ ना दे। फिर अपना मोबाइल पकड़ते वो बेड से उठकर काउच पर जा बैठा, जहाँ तालिया का ओवरकोट पड़ा था, जिसे पकड़कर इसने अपने पास कुर्सी पर रखा और मुतमईन अंदाज में लेट गया। बारान का इस तरह से इसे इज्जत देना तालिया को गहरी सोचों में डुबो गया था। ना जाने आज माजी की यादों में खोकर इसे नींद आनी भी थी या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।